हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज लगा रहे थे और उनमें से 2 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जिन बच्चों ने फॉर्मूले लिख लिए हैं वो एक थंब का आइकन ज़रूर दे देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जो बच्चे फॉर्मूले रिवाइज करते हैं फार्मूले को बार बार पढ़ के दिमाग में रखते हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि sin a = 3/4 एंड कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो हमें दिया हुआ है sin a = 3/4, sin a = 3/4 एंड कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट करना है cos a एंड tan a, cos a एंड tan a। तो जैसा कि यहाँ पर sin a दे रखा है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो sin a दिया है। अगर sin a दिया है तो यहाँ पर एंगल a है, तो एंगल a अब आपको 90 डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि 90 डिग्री अगर a हो जाएगा तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल पाएंगे। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल इस जगह या इस जगह रखे जा सकते हैं, मतलब हमें एक्यूट एंगल ही रखना है। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एक्यूट एंगल रखना है, राइट एंगल नहीं बनाना है। तो अब हम यहाँ पे a ले लेते हैं, a, और राइट एंगल ले लेते हैं b पर और c ले लेते हैं। अब ऐसे में हमें दिया है sin a = 3/4 और हमें पता होना चाहिए कि 3/4 एक रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर की जगह यहाँ पे रखेंगे 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह रख देंगे 4, लेकिन ये गलत हो जाने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने बार बार कहा है कि एक रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास 14/18 दे देते हैं। अब मैंने 14 को रखा और 18 को रखा है, उसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से 2 से ये सिंप्लीफाई होगा 7 टाइम, 2 7 जा 14, और यहाँ पे सॉल्व होगा 2 9 जा 18। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये डिवाइड कर दिया गया। अब 7 जितने टाइम्स बढ़ेगा 7 उतना टाइम 9 भी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो 7 2 जा 14, 9 2 जा 18। तो इसका मतलब है कि हमें कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को, कभी भी रेशियो में अगर कोई वैल्यू दिख रही है तो उसको एक्चुअल वैल्यू नहीं मानना है, ठीक है। तो हम इसको एक्चुअल वैल्यू ना मानकर हम यहाँ पे लिखेंगे कि sin a = 3/4, और 3/4 होता है तो sin a की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। हमारा एंगल a है, एंगल a हमारा यहाँ पर ट्रायंगल में ये है, और इसके लिए परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा इस जगह, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज 4 है तो हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बस आप नोटिस कर लेना है कि परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर होगा। अब एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट परपेंडिकुलर मतलब BC, लेट BC = यहाँ पर इस रेशियो से हो जाएगा 3x एंड AC = हो जाएगा 4x। अब ऐसा क्यों लेट किया? क्योंकि यहाँ पर sin a के बेसिस पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। और यहाँ पे BC और AC का अगर रेशियो जो है दे रखा है कितना, 3/4 का। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मैं BC रेशियो AC लिख दे रहा हूँ और इनका रेशियो कितना है, 3/4 दे रखा है, ठीक है। अब इसी बेसिस पर जब हमको ऐसा रेशियो दे दिया जाता है तो हम इनको लेट कर सकते हैं। इसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जो एक्चुअल वैल्यू बनाएगी। अब एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें x से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, x में इसमें भी कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ये 3x हो जाएगा और a से 4x हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रायंगल में लिख सकते हैं 3x और ये 4x,
ठीक है। अब जब हमें इतनी वैल्यू मिल गई है तो अब हमें क्या करना है, हमें पाइथागोरस से एक साइड जो बाकी है उसको निकाल लेना है। ए बी यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इस वजह से हमको इसको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जिसको भी आती है वो लिख सकता है। पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर है बी सी स्क्वायर और बेस है यहाँ पर ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर लिख देंगे। ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती होगी अगर रिवाइज किया होगा। अब हमें जो जो वैल्यू दी है वो ऐसे पुट कर देना है। यहाँ पे देखो ए सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू बी सी की वैल्यू दे रखी है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर ऐसे ही लिख देना है। अब आपको ए बी ही फाइंड करना है, तो ए बी को एक तरफ कर लो और बी सी को। अब देखो ये 3x का होल स्क्वायर ये पूरा का पूरा अगर इधर चला जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ फाइंड करनी होती है हमें उसे क्या करना है, लेफ्ट साइड लिख लेना होता है। तो अब लेफ्ट साइड राइट साइड का पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं और लेफ्ट वाले साइड का पूरा पोर्शन राइट साइड में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4x होल स्क्वायर माइनस 3x होल स्क्वायर। बस केवल ये एक तरह का रोटेशन है, यहाँ पर रोटेट कर लिया हमने और इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 x स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 में अगर आप 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7x स्क्वायर। और इतना जब आपके पास आ गया 7x स्क्वायर तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट 7x स्क्वायर और फिर ए बी एट लास्ट बनेगा आपका x बाहर आ जाएगा और रूट 7 जो है रूट के अंदर रूट 7 बना कर रखेंगे क्योंकि 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो रूट से बाहर नहीं आता है। ठीक है, जिस तरह से हम अपनी लाइफ में परफेक्ट हो जाते हैं तो अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं, उसी तरह से जब तक कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। हमें रूट से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ गई रूट 7x। अब यहाँ पर हम रख लेंगे रूट 7x। ठीक है, अब इस तरह से हमें ट्रायंगल के सारे साइड्स मिल चुके हैं। हम इनको अब सॉल्व करके आराम से अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। मैं इतने पोर्शन को हटा रहा हूँ और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए दिए हैं उनको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें फाइंड करना है कॉस ए। अब कॉस ए क्या है, कॉस ए होता क्या है, कॉस ए लिख लीजिए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमारे इस ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस है ए बी और ए एंगल के लिए बेस ए बी होगा। याद रखिए ए एंगल के लिए, क्योंकि ए के जस्ट अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर लिया जाता है और बचा हुआ है ए बी जो है यहाँ पर बेस हो जाएगा। तो ए बी अगर देखते हैं तो ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी। तो ए सी रख लीजिए। अब ए बी की वैल्यू रखिए रूट 7x और ए सी की वैल्यू हमारी 4x। ठीक है, अब x से x कट जाएगा 1 टाइम, बचेगा क्या हमारे पास, रूट 7 डिवाइड बाई 4। तो हमारा ये cos a आ जाएगा रूट 7 डिवाइड बाई 4। ओके, उसी तरह से हम tan a फाइंड कर लेते हैं। तो tan a क्या होगा, tan a इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फॉर्मूला आप याद करते रहिए जिससे कि आपको समझ में आए। मैंने बताया कि साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन ए का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया। ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी और डिवाइड बाई बेस क्या है, ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी की वैल्यू है 3x अपॉन ए बी की वैल्यू है रूट 7x। करेक्ट, और रूट 7x। अब फिर से यहाँ पे x से x कट जाना है, बचेगा क्या, 3 अपॉन रूट 7, 3 अपॉन रूट 7। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा हो
वो जल्दी से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड के बाद चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं हमें लगाते लगाते ही आ जाते हैं, क्योंकि एक बार आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं और ये बहुत बेसिक्स फॉर्मूले पर बने हुए हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चन थोड़ी हैं। कभी कभी जो है हमें बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, उन पे हमें समस्या होती है, और वो भी अगर फॉर्मूला डिपेंडेंट है तो वो भी आसानी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। बस बच्चों के अंदर क्या होता है, वो घबरा जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखा उनके अंदर पहले ही घबराहट आ गई कि ये तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो डिफ़िकल्ट दिया है, या फिर थोड़ा सा अगर उसमें घुमाव दे दिया है, थोड़ा सा बदल दिया है मेथड। अब बदलने की बात जैसे मैं कर रहा हूँ, तो अगला फोर्थ क्वेश्चन कुछ इसी तरह से दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot A = 8। क्या है फोर्थ क्वेश्चन? 15 cot A = दिया हुआ है 8। अब 15 cot A = 8 दे रखा है। अब यहां पर इस तरह से वैल्यू अभी पीछे के क्वेश्चन में कहीं नहीं दी हुई है, और हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। क्या करना है? फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। ठीक है। अभी देखो 15 cot A दे रखा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रीजनरेट करना पड़ेगा। अब देखो 15 यहाँ पे cot A के मल्टीप्लिकेशन में है, 15 को क्या करना है, दूसरी तरफ डिवीजन में ले जाना है, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू जो इक्वल के एक तरफ मल्टीप्लिकेशन में होगी तो वो दूसरी तरफ जाने पर क्या होगी, डिवीजन में हो जाती है। तो यहाँ पे cot A इधर रखते हैं, cot A = 8/15 हो जाना है। ठीक है। अब 8/15 हो जाना है। अब जैसे हमने पीछे फिर से क्वेश्चन लगाया था कि cot A की वैल्यू दे रखी है, हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी होगी। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए एंगल को हम 90 नहीं कर सकते। 90 कर देंगे तो फिर 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग ही फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू अभी आगे पढ़ने को मिलेगी, अभी आपको बताई नहीं गई है। तो आपको एंगल एक्यूट एंगल ही रखना है। तो मैं फिर से यहीं पे ए रख ले रहा हूँ और ये बी रख ले रहा हूँ और ये सी। तो जैसा कि यहाँ पर cot A की वैल्यू क्या होती है, cot A की वैल्यू अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे लिए ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ए के लिए बेस जो होगा ए बी होगा। क्या होगा? ए बी। और परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बी सी। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी लिख लेंगे। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ए बी और बी सी एक रेशियो मिल गया और 8/15 मिल गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी = 8/15, and this implies that AB ratio BC = 8/15। करेक्ट। अब इतना जब रेशियो आपको मिल चुका है तो फिर से लेट करिए कि लेट AB = 8x, AB = 8x and BC = 15x। ठीक। अब आपको यहाँ पे लेट करना है, तो जैसा ए बी हमने 8x लेट कर लिया, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे 8x रख लेते हैं ट्रायंगल में, और बी सी की वैल्यू दे रखी 15x, तो यहाँ पे 15x लिख लेंगे। ठीक है। अब फिर से हमें जो है यहाँ पर एक साइड नहीं पता है। अब एक साइड को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, फिर से वही AC² = बेस स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप इन दोनों में पहले कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉमोटेटिव लॉ आपको पता होगा कि अगर कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ प्लस से जुड़ी हुई है तो प्लस से जुड़े होने में क्या होगा कि वो अपना जगह चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 + 2 = 2 + 5, दोनों में आंसर सेम आना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे कभी कभी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख देता हूँ, कभी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो इसमें आप सस्पेंस में नहीं आएगा, आप लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बेस AB का स्क्वायर लिखता हूँ, AB² प्लस परपेंडिकुलर हमारा है BC², तो इसको लिख देता हूँ। अब इसमें वैल्यू आप रख लीजिए, तो AC² ही हमें फाइंड करना है, इसीलिए AC² को यहीं पे रखना है। AB की वैल्यू दे रखी 8x, तो 8x का होल स्क्वायर प्लस
BC की वैल्यू हमें दी है 15x होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसको ऐड स्क्वायर करके ऐड करिए, 8 का स्क्वायर होता है 64 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है x स्क्वायर। ठीक है, अब ऐड करिए। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये भी x का टर्म, ये भी x का टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 289 आ जाना है। कितना आ जाना है? 289 और x स्क्वायर साथ में रहेगा ही। ठीक है, जिन लोगों को अलजेब्रा में ऐड नहीं करना आता उनके लिए तो और मुश्किल है भाई। आप x को दूसरे x स्क्वायर के साथ या पहले x स्क्वायर को दूसरे x स्क्वायर के साथ ऐड कर रहे हो तो वो वैल्यू भी x स्क्वायर में ही आएगी। जैसे अगर 3 मैंगो में 2 मैंगो डाल दो, तो अब मैंगो जो वर्ड बोल रहा हूँ वहाँ पे वो मैंगो वर्ड किस तरह से x स्क्वायर की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे मान लो 64 मैंगो और यहाँ पे 225 मैंगो, अगर सब ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 289 मैंगो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर किस तरह से काम कर रहा है? एक मैंगो की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंगो मैन ये आराम से बात समझ पा रहे होंगे, सारे आम आदमी लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं, अब AC फाइंड करते हैं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 289 एक्स स्क्वायर। अब आप AC निकाल सकते हो। 289 किसका स्क्वायर होता है? मतलब ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, कंफर्म है, लेकिन किसका स्क्वायर होता है? तो ये 17 का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17x। ठीक है, अब जो भी यूनिट यहाँ पे आप देना चाहो, यहाँ पे 17x हो जाएगा हमारा ट्रायंगल 17x। ठीक है, अब हमें मिल चुके हैं सारे के सारे ट्रायंगल के साइड, और ट्रायंगल के जब साइड मिल जाते हैं तो हम आराम से अपनी जो भी वैल्यू चाहें वो निकाल सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमें निकालनी है साइन ए। तो साइन ए के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है 15x और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई साहब? तो हाइपोटेन्यूज है 17x। ठीक है, तो यहाँ पे 17x लिख लेंगे। अब x से x कट जाना है तो बचेगा 15/17। तो हमारा पहले का आंसर आ जाएगा 15/17। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड करना है सेक ए। अब सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आप हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे? 17x और बेस क्या है यहाँ पर? बेस हमारा है 8x। अब फिर से x से x कट जाना है वन टाइम और आ जाएगा हमारा 17/8। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं पता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये बार बार हाइपोटेन्यूज बेस ये सब क्या बता रहे हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चन जिनको आ गया है वो नोट भी कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उसके बाद जो है आगे चल रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आगे एक फॉर्मूला आपको बता दूँ कि बार बार मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूँ आखिर ये है क्या, कि कौन सा जीव जंतु है जो बार बार आ जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो भाई साहब ये कुछ खास बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ज़रूर आपको आ जाएगा। बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। अब किस तरह से दिमाग लगाना है? तो पहले आपको एक चीज़ याद करनी होगी कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है? इस तरह से ऐसे ब्लॉक बना लेने। क्या बना लेने हैं? ब्लॉक बना लेने हैं। ठीक है, अब ऐसे ब्लॉक बना लीजिए और ऐसे ब्लॉक बन गए। ठीक है, तो अब ब्लॉक बनाने के लिए यहाँ पे अब देखो आपको करना क्या है। आपको इस तरह से जो है यहाँ पर वैल्यू रखनी है इन ब्लॉक्स में। कैसे रखनी है? यहाँ पे रखनी है आपको ऐसे साइन। यहाँ पे क्या करना है? साइन। यहाँ पे रख लेना है कॉस, यहाँ टैन, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉट, सेक और कॉसेक। आपके इतने ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको सीक्वेंस कैसे लिखने का? सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, याद रख लीजिए। अब साइन कॉस टैन कॉट। अब देखो यहाँ पे आप ये जो लाइन है ये एक डिवीजन को दिखाएगी, तो इसमें क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस के लिए, टैन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
आप साइन के लिए देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब उसी तरह से कॉट के लिए क्या करोगे, कॉट को नीचे की तरफ से देखोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसी तरह से सेक के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कॉसेक के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा। अब इस चीज़ को याद कैसे करें, ठीक है। इसके बहुत सारे ट्रिक जो है मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई भी आप ट्रिक कर लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई खास ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कोई स्पेशल बताना नहीं चाहता। इसको पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, इस तरह की ट्रिक बहुत सारे लोगों ने कही है। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कंफर्टेबल है, या आप अपनी तरफ से ट्राई करिए, क्योंकि हर कोई इंसान कुछ अमेजिंग कर सकता है, उसके दिमाग में कुछ अलग ट्रिक बन सकती है। आप अपने आसपास से रिलेट करा लो कि पी से क्या कह सकते हो, बी से क्या कह सकते हो, फिर पी से क्या कह सकते हो, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले तो बहुत सारे लोगों को याद है, कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है बहुत सारी ट्रिक्स मार्केट में तैर रही हैं, ठीक है। आपको मैं चैलेंज देता हूं कि आप अपनी ट्रिक एक बनाइए और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, ठीक है। और अगर जो है मज़ेदार ट्रिक लगती है तो उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा, उसके लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप याद कर लीजिए इसको, और उसके बाद जो है आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, किताब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भाई साहब, सब लोग किताब अपनी देखते रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, और 5th में क्या दिया है देखेंगे। मैं इसी ट्रायंगल को यूज कर लेता हूं और यहाँ पर बी रख देता हूं, ठीक है। तो फिर से ट्रायंगल ABC होगा, और इस बार हमें कुछ गिवन है अलग। सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ओके। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, मेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो हम सब सारे के सारे फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी मैंने बता दिया है, अब आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे दिया है सेक थीटा। अब थीटा दिया है तो आपके पास आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट हो कि आप यहाँ पे थीटा लो या फिर यहाँ पे लो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे ले लूँगा। अब आखिर मैं यहीं पे सारे एंगल क्यों ले रहा हूँ, इसका एक खास कारण है। क्यों, क्योंकि जनरली जो बेस होता है, बेस वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पड़ा हुआ है ना, जमीन पे पड़ा हुआ। और जो परपेंडिकुलर होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वो वर्टिकल होता है, खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा, जैसे दीवार आपके घर की है, ठीक है, या जैसे आप जमीन पे खड़े हुए हो बिल्कुल कैसे, परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं वर्टिकल, ओके। तो वर्टिकल मैं परपेंडिकुलर ले लेता हूँ और बेस हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ, तो ये बड़ा आसान हो जाता है, समझ में भी आता है कि हाँ परपेंडिकुलर सच में है। परपेंडिकुलर नीचे कैसे चला गया भैया, परपेंडिकुलर, एक बॉलीवुड में परपेंडिकुलर नाम का बंदा फेमस है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं है, हाँ, लेकिन इंस्पायर यहीं से हुआ, उसका नाम परपेंडिकुलर यहीं से रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे सेक थीटा लिख लूँ, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो मैंने बताया कि जो है कॉस का बिल्कुल उल्टा, कॉस के ही नीचे मैंने सेक लिखा था, तो इसका मतलब जो जिनके नीचे लिखे हुए हैं वो उनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा अगर हो गया तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू अभी हमने बहुत बार यूज करी, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिर सेक की क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आखिर क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज अभी हमारे पास यहाँ पे AC है और बेस क्या है, AB है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC अपॉन AB। अब जब यहाँ पे AC और AB का रेशियो 13/12 अगर मिल जाता है तो फिर से लेट कर लो, आप चाहो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि पहले लिख लो, सोल्यूशन दे रहे हो तो एग्जाम में सोल्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। तो AC अपॉन AB इक्वल टू हो जाएगा 13/12, फिर यहाँ पे लेट कर लेना, लेट AC इक्वल टू हो जाएगा 13x
मैं बार बार एक्स ले रहा हूँ, आप के ले सकते हो, जे ले सकते हो, एम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस वो वर्ड नहीं लेना जो यहाँ पे अवेलेबल हो। ए बी सी अवेलेबल है, थीटा अवेलेबल है, तो वो मत ले लेना, कोई अलग जो है वेरिएबल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ए सी इक्वल टू 13x हो जाएगा एंड ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। सेम रेशियो में घटेंगे, सेम रेशियो में बढ़ेंगे। तो अब ए सी की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पे 13x और ए बी की वैल्यू जगह लिख देता हूँ 12x। ठीक है, अब इस तरह से मैंने लिख दिया। तो पाइथागोरस फिर से लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस में अगर लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। और मैं यहाँ पे सीधा सीधा अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, अगर मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालूँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, AC स्क्वायर माइनस बेस है AB, तो AB स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर मीन्स 13x का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर आप करोगे, सॉरी AB की वैल्यू दे रखी है, AB है 12x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 x स्क्वायर, भाई 13 का भी स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 और x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 169 में 144 माइनस कर देंगे तो BC स्क्वायर हमें मिल जाएगा, BC स्क्वायर आ जाएगा 25, क्या आएगा 25 x स्क्वायर, और BC इक्वल टू बन जाएगा √25x स्क्वायर, √25x स्क्वायर, और इस तरह से हमारा आएगा 5x, BC की वैल्यू आएगी 5x, तो लिख लेंगे BC की वैल्यू 5x, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, सारे के सारे हमें पता है, फॉर्मूले के हिसाब से जानते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक तरफ से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग बस केवल ये दिमाग में रखेंगे कि आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है तो मतलब क्वेश्चन हल हो जाना है, बहुत ही ईजी है। मैं स्टार्ट करूँगा, देखो सेक थीटा दे रखा है, बाकी के बचे हुए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब भैया परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज AC, तो BC अपॉन AC हो जाना है, करेक्ट। और BC की वैल्यू है 5x और AC की वैल्यू क्या है 13x और x फिर कट जाना है, तो हमारा एट लास्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो 5/13 आएगा, 5/13 बन गया। इसी तरह से cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा AB दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज जो है AC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है और ये AC दिया हुआ है। अब AB की वैल्यू क्या है 12x और AC की वैल्यू है 13x, तो 12/13 आ जाएगा, x कट जाना है यहाँ पे वन टाइम, और इस तरह से हमारा cos का भी आ जाएगा। tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC है, BC और बेस क्या है AB है, तो BC की वैल्यू 5x है और AB की वैल्यू 12x है, तो यहाँ पे x फिर कटेगा, आ जाएगा 5/12। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद इसका tan का कॉट जो है कॉट थीटा लगाते हैं, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस वहाँ पे देखोगे तो बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC, और AB की वैल्यू 12x दे रखी है और BC की वैल्यू 5x दे रखी है, इक्वल टू, अब 12 और 5 को देखोगे तो x कटेगा यहाँ पर, 12 और 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 12/5 वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर tan जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ऐसे में यहाँ पर मैं इनको देखो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बस केवल यहाँ पे BC अपॉन AB था, यहाँ AB अपॉन BC हो गया। अब वैल्यू भी वैसे ही पलट के रख दी, यहाँ 5/12 आया तो यहाँ 12/5 आया, तो इससे कन्फर्म होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा के होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल, जस्ट रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि कोई एक वैल्यू है वो दूसरे के क्या होता है 1/, में हो जाए, 1/by में रख दी जाए, तो ठीक है वो रेसिप्रोकल कर दिया जाता है।
tan cot हो गया, sec की वैल्यू आपको पता है इतनी है, फिर आता है cosec, ठीक। cosec जी से बड़ी देर में मुलाकात हुई। अभी के जितने भी क्वेश्चन हुए cosec के फॉर्मूले नहीं लगे, तो cosec के जब फॉर्मूले नहीं लगे तो cosec होता क्या, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाना है इसका फॉर्मूला। और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, AC, और बेस यहाँ पर क्या, हाइपोटेन्यूज, सॉरी इसको गलत कर दिया, cosec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज AC है और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC। तो अब यहाँ पर AC अपॉन BC है, तो AC की वैल्यू क्या है 13x और बेस की वैल्यू क्या है, सॉरी बेस मेरे दिमाग में आ रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 5x, ठीक है। तो x कटेगा 13/5 आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार आप फॉर्मूले रटेंगे, ठीक है। तो सभी का ब्रेन कहीं ना कहीं जो है विचलित होता है, बदलता रहता है। तो देखो इतने सारे लिखते लिखते यहाँ पे विचलन आ गया। विचलन सबके दिमाग में होता है और ये विचलन जो है, जो कंट्रोल कर लेता है वही सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है, उसी को सबसे ज़्यादा शक्ति मिलती है, उसी को सबसे ज़्यादा पावर मिलता है, सक्सेस के रास्ते मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को विचलित मत करिएगा। आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, जैसे थोड़ी सी आवाज़ हुई और मेरा मन विचलित हो गया, परपेंडिकुलर की जगह कौन आ गया, बेस आ गया, ठीक है। कहाँ हम खड़े चल रहे थे, परपेंडिकुलर क्या होता है, खड़े खड़े बिल्कुल सीधे चल रहे थे, और कहाँ लेट गए, ठीक है। तो आपको खड़े होना है, लेटना नहीं है। आप लेटे रहोगे आपका सारा कुछ चला जाएगा। आप खड़े रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, जब तक लक्ष्य ना पा जाओ तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर cosec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और वैल्यू रखना है। इस तरह से हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी। यहाँ पे हमने 5 लिखी हैं और 6वीं यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है वो एक कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।